एक्सरसाइज 16.3 शुरू करेंगे आज। 16.3 हमारे पास है कंजर्वेटिव फील्ड के हवाले से कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है, पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना है हमें। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पूछा गया है विच फील्ड इज कंजर्वेटिव। फील्ड, यहाँ फील्ड से मुराद वेक्टर फील्ड है। फील्ड से मुराद हमारे पास वेक्टर फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कोई वेक्टर फील्ड है, सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। हमने देखना है कि क्या ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो हमारे पास ये हो जाएगा m और ये होगा n और ये हो जाएगा p। आप m n p आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर आपने टेस्ट अप्लाई करना है। वेक्टर फील्ड कैसे पता चलेगा कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम चेक कर जिसके ज़रिए से हम चेक कर सकते हैं कि वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। इसको मैं याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ। सपोज कि आपके पास है m n और p x y z। आप इसको 3 मरतबा लिख लीजिए, m n p x y z। तो जब आप इसको आपको टेस्ट अप्लाई करना है तो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जिस तरफ एरो जाएगा उसी का वेरिएबल, उसी का आपने कंपोनेंट लेना होगा। इसी तरह से जब m आप देखेंगे तो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z और z के ऊपर p है और p जो है ये x पे चला जाएगा। हमें एक और इसी तरह से m n p लिखना है और x y z, तो n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z और p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पार्शियल m बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पार्शियल m बाय पार्शियल z पार्शियल p बाय पार्शियल x, और यहाँ आ जाएगा पार्शियल n बाय पार्शियल z और पार्शियल p बाय पार्शियल y। तो इस तरह से आप ये टेस्ट याद रखेंगे। तो हमारे पास ये टेस्ट है। अब इस टेस्ट में m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब y लेंगे तो हमें z मिलेगा, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल हो गए। फिर हमारे पास सेकंड सेट से सेकंड कंडीशन से ये मिल जाएगा और थर्ड कंडीशन से ये मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि z फर्स्ट कंडीशन से z के इक्वल है। तो आप ये याद रखें कि जो सेकंड सेट आएगा इसमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ z इज इक्वल टू z आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा ऐसा आंसर आना चाहिए जो कि आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ थर्ड केस में आप देखें कि यहाँ ना z आ रहा है ना ही y आ रहा है बल्कि x आ रहा है। इसका मतलब है कि दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव। यही टेस्ट आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। पहले आप m आइडेंटिफाई कर लें, n आइडेंटिफाई कर लें, और फिर ये ट्रिक आप याद रखिए कि कैसे आपने टेस्ट को याद रखना है और ये फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव आ जाएगा। तो आप ये सब क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक ये सॉल्व कर सकेंगे। ये आपके पास सोल्यूशन इसका है। क्वेश्चन नंबर 4 कंजर्वेटिव नहीं है, फील्ड जो वेक्टर फील्ड है वो कंजर्वेटिव नहीं है। यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब ये होता है कि कोई से 2 पॉइंट लें, अगर इस पॉइंट से डायरेक्ट जाएं, कोई सा भी पाथ आप ले लें, कोई सा भी पाथ ले लें, आंसर सेम आएगा, यानी कि वर्ड डन वहाँ पर एक जैसा होगा। लेकिन अगर ये वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट वेक्टर फील्ड नहीं होगा। यानी कि इस वेक्टर फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका पाथ मैटर करता है कि वो किस पाथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कंजर्वेटिव नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6
ये सब इक्वल हैं, सब 0 आंसर आ रहे हैं, तो दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक कहा गया है कि पोटेंशियल फंक्शन आपने फाइंड करना है। पोटेंशियल फंक्शन आपको याद होगा कि कोई भी वेक्टर फील्ड f है, अगर ये किसी फंक्शन स्केलर फंक्शन f से मिलकर बन रहा होगा तो उसका ग्रेडियंट जब लेंगे तो वो वेक्टर फील्ड हमें मिल रहा होगा। यानी कि हमारे पास जो भी वेक्टर फील्ड है वो इटसेल्फ कुछ नहीं है, बल्कि वो किससे मिलकर बन रहा है, वो किसी f से मिलकर बन रहा है, और f स्केलर है। जब उस पर ग्रेडियंट अप्लाई होगा तो हमें एक नया सेट ऑफ डेल f मिल जाएगा। वो डेल f हमारे पास कैपिटल F आ जाएगा। तो आपने वो पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना है जिसका आंसर ये f को आ जाए। okay? तो डेल f इज अ वेक्टर, तो इसका आंसर जो है वो f आएगा। हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ सीखेंगे कैसे हम वो पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास कैपिटल F है, डेल F फाइंड कर लीजिए। अब डेल F, क्योंकि स्मॉल f हमें नहीं पता है, हमें स्मॉल f नहीं पता है, ये हमने फाइंड करना है। और पार्शियल f बाय पार्शियल x हमारे पास 2x आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब f इज इक्वल टू डेल f होता है तो ये आएगा MINJ के यूनिट वेक्टर। डेल f का मतलब होगा पार्शियल f बाय पार्शियल x, पार्शियल f बाय पार्शियल y j, पार्शियल f बाय पार्शियल z के। तो अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो ये हमारे पास m के इक्वल आएगा, ये n के इक्वल आएगा, और ये p के इक्वल आएगा। तो यहाँ से 3 इक्वेशन बन जाएंगी। जैसे कि ये एक इक्वेशन बनी है, पार्शियल f बाय पार्शियल x 2x के इक्वल है। अब पार्शियल f बाय पार्शियल y को भी आप देख सकते हैं, वैसे यहाँ नहीं लिखा हुआ। पार्शियल f बाय पार्शियल y होगा 3y, और पार्शियल f बाय पार्शियल z होगा 4z। ये यहाँ पर आ रहा होगा। अब इन 3 इक्वेशन से, यानी कि m इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल x, n इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल y, और p इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल z से आपने ये इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए, इन 3 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आपने f फाइंड करना है, पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना है। तो हम इसको सीखते हैं। ये प्रोसीजर आपको फ्यूचर में कोई सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये हेल्प करेगा, कि जहाँ पर आपको पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पार्शियल f बाय पार्शियल x, अगर मुझे यहाँ से f चाहिए होगा, अगर मुझे यहाँ से f चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इंटीग्रेट करना चाहिए। लेकिन इंटीग्रेट किसके मुताबिक करना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू x। अगर विद रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसका मतलब है कि आप किसको कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि f जो है वो फंक्शन किसका है, x का, y का और z का। तो आप किसको कांस्टेंट रखेंगे, y को, और y और z को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। y और z विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो अगर ये इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन का क्या आंसर आएगा, हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, आपको याद है कि सिंगल वेरिएबल कैलकुलस जब हमारे पास था f ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ अगर कोई एंटी डेरिवेटिव आप लिखते थे, एंटी डेरिवेटिव प्लस यहाँ पर c कांस्टेंट लगाते थे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते थे। इस मरतबा आप क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या बनेगा, जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं उसका फंक्शन ये बनेगा। यानी कि यहाँ पर आप इसे g कह सकते हैं या कोई और g1 कह सकते हैं, हम g यूज करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा GYZ। तो इसको आपको आई होप कि ये समझ आ गया कि जब आप इसे इंटीग्रेट करें तो आपने जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है वो जो वेरिएबल नहीं होंगे यहाँ पर उसका फंक्शन लगाना है। अब हम क्या करेंगे कि इस f का डेरिवेटिव, इस f का, अब हमें यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। मसला ये है कि ये g इज अ फंक्शन ऑफ YZ है, हमें ये पता लगाना है कि ये क्या है। तो हमने क्या करना होगा कि इसको f को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। इसको जब इसकी वजह आपको अभी पता चल जाएगी। जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0।
प्लस जी का डेरिवेटिव, क्योंकि ये फंक्शन है वाई और जेड का, तो वाई से डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर पता है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, जैसा कि ये आपने देखा पार्शल एफ बाय पार्शल वाई जो है 3y के इक्वल है, तो ये 3y के इक्वल आ जाएगा। अब आप दोबारा से इसे इंटीग्रेट करेंगे, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे इस मरतबा आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं। पार्शल जी बाय पार्शल y को आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, अभी भी c नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आपने ये y यूज कर लिया, x यूज कर लिया, बाकी क्या रह गया z। तो z जो है उसका फंक्शन यहाँ पर आ रहा होगा, जो रिमेनिंग वेरिएबल होगा वो रह जाएगा यहाँ पर, अभी तक c नहीं आएगा यहाँ। तो जी हमारे पास ये है, इसको आप पुट कर दीजिए, इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हम हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y² बाय 2 प्लस h ऑफ z, ये हमने पुट कर दिया। अब भी मसला ये है कि अभी तक आंसर नहीं आया है, अभी तक आंसर यहाँ पर नहीं आया है, जब तक कि यहाँ पर ये फंक्शन हमें ना पता चल जाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से स्टार्ट किया, दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया, अब क्या रह गया बाकी, पार्शल f बाय पार्शल z बाकी रह गया। तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अब z लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे, क्योंकि यहाँ जो आप इसको इस तरह से याद रखें, आप जब यहाँ पर होंगे हमारे पास जब यहाँ पर होंगे तो आपने y और z से किसी एक वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना। जब जो अब यहाँ जो बच जाएगा, अगर z बचा है तो z के मुताबिक डेरिवेटिव लेना होगा, अगर y बचा है तो y के मुताबिक। यहाँ क्योंकि z है तो आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे होंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू z इसका डेरिवेटिव लिया तो हमें मिल गया 4z, dh बाई डी जेड इज इक्वल टू 4z। उसकी वजह क्या है कि f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ये 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा dh बाई डी जेड, और पार्शल f बाय पार्शल z किसके इक्वल आ जाएगा, 4z के। तो पार्शल f बाय पार्शल z ये 4z हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से आप इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो हमें h का आंसर मिल जाएगा ये। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, अब क्योंकि कोई और फंक्शन वेरिएबल बचा नहीं है, हमने x भी यूज कर लिया, हमने y भी यूज कर लिया, z भी यूज हो गया। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाना होगा, तो h हमारे पास ये फंक्शन होगा, ये हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। ये वो फंक्शन है जो कि हमें पोटेंशियल फंक्शन है कंजर्वेटिव फील्ड f का। चेक भी कर लेते हैं क्या वाकई हमें इससे कैपिटल F मिल रहा है, तो इसको हम देखते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यह हमने ये प्रोसीजर किया क्यों है। टेस्ट करने के बाद हम लिखेंगे अभी। ओके, तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लीजिए आप, पार्शल f बाय पार्शल x हमें मिलेगा 2x, ये 2x है, तो आप देख रहे हैं कि f का जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, 2x है। इसी तरह से जब f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप y लेंगे तो ये आ जाएगा 6y/2, ये आ जाएगा 3y, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है 3y आ जाएगा। इसी तरह से पार्शल है बाय पार्शल z को भी देख सकते हैं, वो आपके पास 4z आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये वो पोटेंशियल फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जिसका जब ग्रेडियंट लिया जाता है तो हमें ये वेक्टर फील्ड मिल रहा है। जब ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो फील्ड कंजर्वेटिव होता है, यानी कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट दोबारा मैं बता दूं, पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो आप कोई सा भी पाथ लीजिए, ये पाथ लीजिए, ये पाथ लीजिए, जो भी पाथ लेना चाहते हैं वो आप लीजिए, आपको आंसर वर्डन एक जैसा करना पड़ेगा। ये यानी कि एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से है, बिल्कुल इसी को आप फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन हमें ये मिल जाएगा। इसको आप रिपीट करेंगे, पहले m आइडेंटिफाई करें, n आइडेंटिफाई करें, p हमें मिलेगा, फिर पार्शल f बाय पार्शल x, पार्शल f बाय पार्शल y, पार्शल f बाय पार्शल z के इक्वल रख देंगे, यानी m n p को आप इक्वल रख देंगे। फिर इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे, पार्शल f बाय पार्शल y देखेंगे, पार्शल g बाय इंटीग्रेट
दोबारा से करेंगे। ये प्रोसीजर आपने रिपीट करना है अनटिल के आप h ऑफ z पे पहुंच जाएं, और ये जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। इस प्रोसीजर को आप जो हमने सीखा है उसको रिपीट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। आप दोबारा से चेक कर सकते हैं कि इस f का डेरिवेटिव पार्शियल f बाय पार्शियल x लेंगे तो y प्लस z मिलेगा। f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमें x प्लस z मिलेगा, और इसी तरह पार्शियल f बाय पार्शियल z जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो हमें x प्लस y मिलेगा। तो ये वो पोटेंशियल फंक्शन है जो कि इस वेक्टर फील्ड को बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह से है, आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से है। ये प्रोसीजर आप रिपीट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस बार बार करें, तमाम क्वेश्चन सॉल्व करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में तमाम क्वेश्चन सॉल्व किया करें ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, यहाँ एक क्वेश्चन अभी आएगा कि जिसमें हमने ये करना होगा कि हमें मुख्तलिफ फंक्शन, आप मुख्तलिफ इक्वेशन से स्टार्ट कर, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से शुरू करेंगे, इसको इंटीग्रेट, अगर आप यहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट करें, फिर ये फंक्शन हो जाएगा y और x का, फिर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें, फिर x आएगा और सो ऑन। आप ये प्रोसीजर इन्वर्स भी करेंगे तो आपको सेम फंक्शन मिलेगा। ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि आप पार्शियल f बाय पार्शियल x से ही शुरू करें। तो 11 क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे देख लीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का कुछ सोल्यूशन यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। तो ये हमारे पास f हमें मिल गया। थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसीजर है, फंक्शन ज़रा सा मुश्किल है जिसका डेरिवेटिव आपको लेना होगा, इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए सिंगल वेरिएबल कैलकुलस से, तो ये हमें फंक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आप के पास इसी तरह से पार्शियल f बाय पार्शियल x इसके इक्वल हो जाएगा। ये पार्शियल f बाय पार्शियल x है, पार्शियल f बाय पार्शियल y इसके इक्वल हो जाएगा। थोड़े से मुश्किल फंक्शन आ गए हैं लेकिन सॉल्वेबल हैं। पार्शियल f बाय पार्शियल f और पार्शियल f बाय पार्शियल z तीन इक्वेशंस बन जाएंगी। इक्वेशन 1 को आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप इसको जो आंसर आएगा उस आंसर को आप डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम g फाइंड कर सकें। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, पार्शियल g बाय पार्शियल y मिल जाएगा। इसमें ट्रिक ये है कि जब आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ पर ये जो पार्शियल f बाय पार्शियल y का जो आंसर है वो आपने इस जगह पे पुट करना होगा। सॉरी, ये आंसर है कंप्लीट। तो ये पार्शियल g बाय पार्शियल y मिल जाएगा, और इसी तरह से आपके पास ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। h आ गया और ये f ऑफ x y z आ गया। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो ये समझिए कि आपने कोई एरर किया है। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल अगर आप इस f का डेरिवेटिव लेंगे तो ये अगर 12 आपके पास वेक्टर फील्ड नहीं मिल रहा है तो समझिए कि आपने कोई एरर किया है, ये आना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि f मिल ही नहीं रहा होता, तो उस केस में तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन अगर f निकल रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई वेक्टर फील्ड ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक पूछा गया है कि शो दैट द डिफरेंशियल फॉर्म्स इन इंटीग्रल्स आर एग्जैक्ट देन इवैल्यूएट द इंटीग्रल। तो क्वेश्चन ये है कि हमने पहले चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इसका जो फार्मूला है कंजर्वेटिव चेक, जैसा कि अभी हमने सीखा था कि टेस्ट आप अप्लाई करते हैं, तो टेस्ट आपके पास सेम है जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। आप 3 दफ़ा MNP लिखें, फिर इसका डेरिवेटिव, ये वाले डेरिवेटिव आपने देखने हैं। अगर ये इक्वल होंगे, अगर ये इक्वल हैं तो फील्ड कंजर्वेटिव भी होता है और इसके अलावा ये एग्जैक्ट भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है जिसको आपने सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है क्वेश्चन आपने। आप देख रहे हैं कि ये बड़ा ऑकवर्ड सा इंटीग्रल है। ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है mdx प्लस ndy प्लस pdz, ये ऐसे ही लिखा जाता है। आप याद रखिए सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में आप इस तरह से लिखा करते थे f ऑफ x dx, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप
के पास f जो है वो हमारे पास है mi प्लस एन जे प्लस पी के यूनिट वेक्टर, और हमारे पास r जो है वो है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। तो डी आर आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है कि आप कैसे सॉल्व करते थे लाइन इंटीग्रल। इस केस में जब डॉट प्रोडक्ट है तो वो ऐसे सॉल्व करते थे। तो जब आप इसको लिखेंगे सी, ये आ जाएगा एम आई प्लस एन जे प्लस पी के यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के यूनिट वेक्टर। यहाँ से हमें मिल जाएगा एम डी एक्स एन डी वाई प्लस पी डी जेड, और ये हमें मिल जाएगा सी। तो ये यानी कि ये इंटेग्रल लाइन इंटेग्रल ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये वही इंटेग्रल है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी क्या है, ये आपके पास है m, और ये क्या है n। यानी कि जो डी एक्स डी वाई डी जेड का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास m n और p होगा। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। टेस्ट आपको पता है कैसे अप्लाई करना है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है वहाँ पोटेंशियल फंक्शन होगा। 10 दी एम डी एक्स ये हमारे पास एग्जैक्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो चीज़ कहलाती है क्या ये एग्जैक्ट बन रही है या नहीं बन रही, ये हमने चेक इस टेस्ट से करना होता है। फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है, फिर भी यही टेस्ट आपने अप्लाई करना है। अगर आपने एग्जैक्टनेस शो करना है तो तब भी ये टेस्ट आपने अप्लाई करना होगा। तो इस केस में अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका मतलब है वो एफ पोटेंशियल फंक्शन जिस पे हमने काफ़ी मेहनत की है वो आप फाइंड कर सकेंगे। तो इस प्रोसीजर को मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये हमने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है। अब एम क्या है, इस 13 क्वेश्चन को सॉल्व करना एम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, एग्जैक्ट है तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम वो एफ फाइंड कर लें जो कि हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, ये एफ हो जाएगा डेल एफ हो जाएगा। ये आप इक्वल रख देंगे, यहाँ से आप एफ निकाल लीजिए। इसका डेरिवेटिव जो हमने सीखा है पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना आपको आना चाहिए। ये जब आप निकाल लेंगे ये वैल्यू तो फिर सिंपली जो आपको पता है कि जब आपके पास कोई इंटीग्रेशन कोई एग्जैक्ट होता है या फील्ड कंजर्वेटिव होता है, तो इस केस में सिंपली अगर ए टू बी है और एफ डॉट डी आर है, यहाँ पर ये आपने अभी देखा है ए टू बी है, ये आपके पास है एम डी वाई एम डी एक्स सॉरी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस पी डी जेड। तो ये जब होगा तो आप सिंपली क्या करें, वो जो पोटेंशियल फंक्शन एफ फाइंड करेंगे उसमें आप अपर लिमिट पुट करें माइनस, और इसमें आप लोअर लिमिट पुट करें। क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इनिशियल पॉइंट एफ की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू उस पर डिपेंड कर रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना होगा कि इस एफ में आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है, ये पुट करेंगे, और फिर आपने लोअर लिमिट पुट करनी है जो कि यहाँ पर आपने पुट की है। तो 49 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि ये इंटेग्रल सॉल्व करना इसलिए आसान हो जाएगा जब आपके पास पोटेंशियल फंक्शन है। ओके, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 18 इसी तरह से है, पोटेंशियल फंक्शन आपने फाइंड करना है। ये सोल्यूशन आप देख लीजिए। जब एफ फाइंड हो जाएगा तो एफ में आप अपर लिमिट पुट करेंगे। अगर ये एग्जैक्ट हुआ एफ निकल आएगा, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो एफ नहीं निकलेगा कभी भी। तो हमारे पास ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना था। एफ की वैल्यू अपर लिमिट, एफ में अपर लिमिट पुट करेंगे, एफ में लोअर, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। तमाम क्वेश्चन आगे इसी तरह के हैं। फॉर एग्जांपल 25 से 26 तक हम ये show that the values of the integral do not depend on the path taken from a to b। वही प्रोसीजर है, m आइडेंटिफाई कर लें, टेस्ट देख लीजिए, इक्वल होने चाहिए। इनमें से कोई एक भी अगर इक्वल नहीं होगा तो ये टेस्ट एग्जैक्ट नहीं होगा, यानी कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब है ये कंजर्वेटिव फील्ड है और दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये हमने शो कर दिया है, 3-4 लाइनों में इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 26 में भी ऐसे ही है कि आपने सिर्फ टेस्ट देखना है। अगर ये टेस्ट फॉलो कर रहा है तो जिसका मतलब ये होगा कि ये एग्जैक्ट होगा। एम डी एक्स आपने एग्जैक्ट किसको शो करना है, हमारे पास ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस पी डी जेड,
ये बेसिकली एग्जैक्ट होते हैं। अगर ये एग्जैक्ट हो तो फील्ड कंजर्वेटिव होता है, यानी कि वेक्टर फील्ड एफ आपका कंजर्वेटिव। वो पड़ा कहाँ पर हुआ है, ये उसका एम है कंपोनेंट, ये एन कंपोनेंट है, ये हमारे पास पी कंपोनेंट है। क्वेश्चन 27 से 28 तक सेम प्रोसीजर है, पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स है, पार्शल एफ बाय पार्शल वाई, आप चाहे तो यहाँ से शुरू करें, इसको पहले इंटीग्रेट करें और फिर उसका डेरिवेटिव लें। यहाँ पर फिर फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, सो ऑन, जो आपको बेहतर लगता है। दोनों से आंसर एक जैसा आएगा। तो 27 और 28 एक जैसे क्वेश्चन थे। हमारे पास 29 में आपने वर्ड डन फाइंड करना है। तो वर्ड डन फाइंड करने का यानी कि मतलब ये है कहने का उसका कि आप एफ डॉट डी आर फाइंड करें, ए टू बी डी आर बाई डी टी फाइंड करें। तो क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, आप पोटेंशियल फंक्शन एफ फाइंड करेंगे, क्या वो है या नहीं है। अगर है तो आप सिर्फ सिंपली इसको सॉल्व करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से। तो प्रोसीजर यही कर रहे हैं आप क्वेश्चन में। अगर आप वर्डन फाइंड करना चाह रहे हैं W, तो सिंपली आप इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे F फाइंड करने के बाद और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये हमने पहले F निकाला है A पार्ट के लिए, B पार्ट के लिए और C पार्ट के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें भी आपने बेसिकली हमारे पास वेक्टर फील्ड F गिवन है जो कि इसके इक्वल है। हमारे पास F आ जाएगा जब आप इसका ग्रेडियंट ले लेंगे। C1 हमें गिवन है फ्रॉम -1 to 0 0 है। इसके लिए आप पैरामीट्रिक इक्वेशन बना लीजिए और इसको आप पुट कर दें। F डॉट डी आर वन हमें मिल जाएगा। इसको सिंपली आपने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, कोई आप यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड वगैरह नहीं देख रहे या स्मॉल एफ आप नहीं देख रहे। और ये हमारे पास बी पार्ट में कहा गया है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन हो तो ये पोटेंशियल फंक्शन हो एफ, तो आपके पास जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्योंकि पोटेंशियल फंक्शन ये इस दफ़ा गिवन है, ये हमने फाइंड नहीं करना है बी पार्ट में। तो बी पार्ट में ये अगर गिवन है तो आप एफ में अपर लिमिट पुट करें, एफ में लोअर लिमिट, 2 आंसर आ रहा है। और यहाँ क्या आंसर आ रहा था, ए पार्ट में भी 2 था। तो आप देखें दोनों से आंसर सेम आएगा। ओके। तो पोटेंशियल फंक्शन एफ फाइंड करना आसान है। अगर आपको फाइंड करने को कहा जाए वो आसान है। अगर आपको एफ डॉट डी आर से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े तो इसके लिए पहले आपको आर फाइंड करना होगा। अगर नहीं गिवन आर तो ये आपको फाइंड करना होगा, फिर टी फाइंड करना होगा। तो ये हमारे पास 31 क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने इसका रीड नहीं किया है, वो आप पढ़ सकते हैं। वो हमने सॉल्व कर लिया है। 33 इसी तरह से है। 33 में ए पूछा गया है, मैं इसको रीड कर लेता हूँ कि हमारे पास ए बी सी रिलेटेड if the following differential is exact, mdx plus ndy plus pdz, इसको डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं, ये आप याद रखें। mdx ndy plus pdz ये डिफरेंशियल फॉर्म कहलाती है। दिस इज ए डिफरेंशियल फॉर्म, ये हमारे पास है। तो यहाँ से आप m फाइंड कर लें, n फाइंड कर लें और p फाइंड कर लें, वो हमें गिवन है। इसका डेरिवेटिव लें और इसे सॉल्व कर लें। तो b इज इक्वल टू 2a हो और c इज इक्वल टू 2a हो तो ये एग्जैक्ट फॉर्म बन रही होगी। ओके। अब b पार्ट में उसने ये पूछा है कि b और c की वैल्यूज क्या हों कि हमारे पास ये आंसर सेम आ जाए। तो इस केस में आप क्या कीजिए कि हमारे पास वेक्टर फील्ड f गिवन है, ये वेक्टर फील्ड है, f इज इक्वल टू डेल f हो जाएगा। इसको आप इक्वल रख दें दोनों को बाय मैथमेटिक्स। कई जगह पे आपको मैथमेटिक्स यूज करना होगा। पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स ये है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल ये है, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये एग्जैक्ट कब होगा, जब ए की वैल्यू आप रखेंगे 1। जब ए की वैल्यू 1 रखें तो आप चेक कर लीजिए कि ये हमारे पास जो है एग्जैक्ट बन रहा होगा। ठीक। 34 में हमें कहा गया है कि सपोज दैट f is equal to del f is conservative vector field और g है show that del g is equal to f। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। g x y z हमें गिवन है।
जी एक्स वाई जेड हमें गिवन है, एफ की जगह पे हम डेल एफ पुट कर देंगे क्योंकि ये हमें गिवन है, एफ इज इक्वल टू डेल एफ यहाँ पर गिवन है, ये पुट कर देंगे। तो जी एक्स अगर ये इक्वल होते हैं, याद रखिए जब f इज इक्वल टू डेल एफ है तो f फाइंड करना एक अलग मैटर है, लेकिन अगर f फाइंड नहीं करना चाह रहे तो उसको सिर्फ यूज कर लें आप। तो यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे कि हमारे पास जी एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा, f एग्जिस्ट कर रहा है तो f में पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, f में यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर f में आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास माइनस एफ 0 आ जाएगा। एफ इज कंजर्वेटिव फील्ड है क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा। पाथ इंडिपेंडेंट में अपर लिमिट पोटेंशियल फंक्शन में पुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लें, g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ले लें। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी ग्रेडियंट हैं वो इक्वल आ रहे हैं आपस में। पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स हमारे पास इक्वल आ रहा है पार्शल जी बाय पार्शल एक्स के, पार्शल एफ बाय पार्शल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि डेल एफ और डेल जी आपस में इक्वल हैं, यानी कि डेल एफ इज इक्वल टू डेल जी ये इक्वल हैं। का मतलब क्या है कि पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स, पार्शल एफ बाय पार्शल वाई जे, पार्शल एफ बाय पार्शल जेड के, और पार्शल जी बाय पार्शल एक्स आई, पार्शल जी बाय पार्शल वाई जे, पार्शल जी बाय पार्शल जेड के। तो ये इक्वल है आपस में, ये इक्वल है तो इसका मतलब है कि डेल एफ और डेल जी आपस में इक्वल है, यानी एफ और जी में कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में एक बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है कि यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द पाथ अलोंग व्हिच फोर्स फील्ड विल परफॉर्म द लीस्ट वर्क इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन टू लोकेशन। क्विक कैलकुलेशन ऑन योर पार्ट शोज एफ इज कंजर्वेटिव, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत उसने इसको एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन को। इसका आंसर सिंपली ये है, अगर ये कंजर्वेटिव है तो लीस्ट वर्क की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो कोई भी पाथ लें तो हमें लीस्ट वर्क हमें कम से कम वर्क ही मिल रहा होगा। 36 इसी तरह से है, इसमें बाय एक्सपेरिमेंट यू फाइंड दैट फोर्स फील्ड एफ इट परफॉर्म्स ओनली हाफ एज मच इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट लॉन्ग दिस एंड दैट। ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। इसने ये कहा है कि अगर ए टू बी जाएं तो हमें हाफ वर्क करना पड़ता है, बी से सी जाएं और ए टू बी पाथ टू लें तो वो हमारे पास कुछ और वर्क डन करना पड़ता है। क्या कंक्लूड करते हैं, सिंपली कंक्लूड क्या करना है, ये हमारे पास फील्ड जो है how what you conclude about f, give reason for your answer। ये बेसिकली अगर एक पाथ ए से बी जाने में अगर हमें हाफ वर्डन करना पड़ रहा है और ए से बी जाने में कुछ और वर्डन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नॉट कंजर्वेटिव आएगा बेसिकली, क्योंकि फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, यहाँ कुछ और वर्डन करना पड़ रहा है, यहाँ कुछ और वर्डन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली नॉट कंजर्वेटिव आना चाहिए। तो ये इसका शॉर्ट आंसर है। 37 में आपको कहा गया है कि शो दैट द वर्डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स फील्ड एफ इन मूविंग अ पार्टिकल एनी फ्रॉम एनी पाथ फ्रॉम ए टू बी इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट ए बी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हम इसको इस तरह से इम्पोर्टेंट लिखते हैं। हमारे पास ए हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ए इज इक्वल टू x1 y1 z1, बी हमें पॉइंट ये गिवन है, वेक्टर फील्ड एफ गिवन है। आप एग्जैक्टनेस देख लीजिए, आप देख रहे हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि ये फील्ड कंजर्वेटिव होगा। एफ को डेल एफ रख लीजिए, ये हमने इक्वल रख दिया। पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स, पार्शल एफ बाय पार्शल वाई, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। वही प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे और एफ निकाल लें, फिर डेरिवेटिव ले लें, जी हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें एफ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें फिर एच निकालना होगा, एफ निकाल लिया, यहाँ से हमने एफ ये यहाँ पर निकाल लिया। इसका मतलब क्या होगा, अगर एफ आप फाइंड कर सकते हैं तो फाइंड कर लें, तो फाइंड हो गया। एग्जैक्ट का मतलब है कि ये कंजर्वेटिव है, फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव, जिसका मतलब है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ वैल्यूज पुट कर दें एफ और एफ में वैल्यू पुट कर दें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आपके पास एफ डॉट ए बी बन रहा है। यानी कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर, ठीक है, एफ डॉट डी, तो ये हमें फॉर्मूला मिल रहा है। क्वेश्चन 38, इसमें कहा गया कि पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करें। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन प्रोसीजर इसका वही है। आप एफ हमें गिवन है, हम ऐसा करते हैं कि ये जो जी एम एम वगैरह आ रहे हैं इसको कांस्टेंट नेगेटिव के साथ सी रख देते हैं, और फिर इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है ये इंटीग्रेट करेंगे, और फिर ये हमारे पास जी आ जाएगा, यहाँ से एफ फाइंड करें और ये हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन हमें मिल जाएगा। तो आपने बेसिकली पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना है, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। बी पार्ट में पूछा गया है कि अगर P1 एंड P2 की पॉइंट्स एट डिस्टेंस S1, यानी कि दो पॉइंट्स हैं P1 एंड P2 फ्रॉम द ओरिजिन से एक पॉइंट का डिस्टेंस S1 है, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस S2 है, तरह से show that the work done by the gravitational field in part A in moving a particle from P1 to P2 is this one। यानी कि अगर हमने जो पार्ट ए में हमारे पास पार्टिकल है उसको P1 से P2 अगर मूव करना है तो उसका आंसर ये आएगा। तो आप देखिए कि P1 हमारे पास एक पॉइंट है, P2 हमारे पास दूसरा पॉइंट है, S1 जो होगा ये ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से P1 का डिस्टेंस है X1 Y1 Z1, तो ये आ जाएगा S1, ये आ जाएगा S2, और वर्क डन आप कैलकुलेट करेंगे P1 से P2 F डॉट डी आर, और इस तरह से हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो जो F हमारे पास होगा उसमें आप अपर और लोअर लिमिट इसमें पुट कर देंगे एफ डॉट डी आर, और फिर जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे वो क्योंकि S1 के इक्वल होगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो हमारे पास आई एम सॉरी, जो अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास वो आएगा यहाँ पर अगर आप देखिए ये हमारे पास होगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा S2, तो यहाँ आ गया S2 और ये इस तरह से S1 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये हमें आंसर मिल गया। तो ये थोड़ा सा इस हवाले से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।